केंद्र ने किया कैंसिल। अब यूपी में भी लगी रोक। भत्ते पर भी कोरोना की मार। महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा अब की बार। अब ये कोरोना जो ना कराए वही अच्छा, क्योंकि कोरोना के कारण ही आए दिन कोई ना कोई ऐसा फैसला हो रहा है जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ रहा है। केंद्र के बाद कैंची अब यूपी के कर्मचारियों के भत्ते पर चली है। सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर 1 जनवरी 2020 से 2021 तक रोक लगाई है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। ये कर्मचारी संगठनों का मानना है कि एक तरफा निर्णय है और इस प्रकार का निर्णय उचित नहीं है। हम लोगों से राय लेके ही इसको किया जाना चाहिए था। कर्मचारी देश का, प्रदेश का रात दिन, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो चाहे राजस्व विभाग हो, सभी लोग रात दिन सरकार की सेवा में लगे हुए। इस तरह का निर्णय नहीं लिया है। हाँ, ये हम मानते हैं कि ये सूचकांक के ऊपर निर्भर होना चाहिए था। जब 2 साल बाद, 3 साल बाद सरकार के पास पैसा होता तब वो हमको उसके हिसाब से, सूचकांक के हिसाब से देती, क्योंकि ये पैसा हमारे परिवार के बच्चों के लिए होता है और उनका मनोबल नहीं तोड़ा जाना चाहिए था। अप्रैल में इस महंगाई भत्ते का भुगतान होना था। उससे पहले ही सरकार ने 6 तरह के भत्तों पर रोक लगा दी। इस रोक की जद में नगर प्रतिकर भत्ता, सचिवालय भत्ता, पुलिस विभाग और राज्य की अन्य जांच एजेंसियों के कर्मचारियों के लिए अनुमन्य विशेष वेतन के साथ ही निर्माण इकाइयों में जेई के विशेष भत्ते पर रोक लगी है। जो कर्मचारी, जिस कर्मचारी ने हमारे उत्तर प्रदेश को कोरोना के कहर से अभी तक महफूज रखा है अपनी जान हथेली पर रख के, उसको मैं किन तर्कों के आधार पर कहूं कि नाना बेटा कुछ नहीं, नाना चुप रहो, मुन्ना चुप रहो, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, कैसे बोलूं? हरकिशोर तिवारी हमारे साथ है, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। हरकिशोर जी बेटा, मसले 2 हैं। एक मसला, आप इस कटौती से नाराज हैं या इस बात से नाराज है कि भाई हमको पूछा क्यों नहीं, हमसे बात क्यों नहीं की, हमको इस निर्णय की प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं किया गया? आपको फैसले पर आपत्ति है या फैसले की प्रक्रिया पर आपत्ति है? नहीं, तो दोनों की आपत्ति है जी। एक तो ये कि सरकार के पास पैसा नहीं है। हम लोग उसके, जैसे आप भी उपाय बता रहे हैं, हम भी उपाय बता रहे हैं कि हमारे पास तमाम पैसा, हमारा उसका तमाम पैसा जमा है जो हमारे पेंशन से काटा गया है, एनपीएस में काटा गया है, वो सारा पैसा इनके पास जमा, सब सारे पैसे को ले सकते हैं। उसकी आवश्यकता अभी 20 साल बाद पड़ेगी आपको। तमाम पैसा हमारे पास है। दूसरा ये कि जो महंगाई भत्ता होता है वो महंगाई के हिसाब से, ये वेतन जब से वेतन आयोग बने तब से ही तय किया गया कि जो महंगाई भत्ता होगा महंगाई के हिसाब से आपको मिलेगा। वो परिवार के लिए होता है। कभी भी हमारा वेतन इस हिसाब से नहीं डिजाइन किया जाता है कि हम उसमें से बहुत ज्यादा बचत करके रख लेंगे। ये हमेशा से तय किया गया है। जो हमारे प्रवक्ता बोल रहे हैं, हम उसकी बात से सहमत नहीं है कि इस वक्त बहुत बड़ी ऐसी समस्याएं आ गई हैं कि हमें अचानक करना पड़ा। अरे अचानक नहीं, तो लगातार चल रहा है। हम दावा कर भी रहे हैं। आपने देखा, एक दिन का वेतन दिया लगभग 150 करोड़ रुपया हम लोगों ने, शिक्षकों ने, कर्मचारियों ने दिया भी। हम लोग प्रयास कर रहे थे कि 12 महीने तक लगातार अगर कोई बात आएगी तो हम लोग मीटिंग कर चुके हैं अपनी ऑनलाइन कि भाई इसमें हम लोग करेंगे। तो इस तरह से 2000 करोड़ रुपया तक देने की स्थिति में हम लोग हैं। तमाम लोग दे रहे हैं। हम लोग स्वेच्छा से कुछ कर रहे हैं, राज्य काम कर रहे हैं। हम लोग देखा होगा आप लोगों ने, हमें पहले सरकारें क्या करती थी, आपने देखा होगा, प्राइवेटाइजेशन में जाती थी। भाई प्राइवेट सेक्टर में हम लोग डेवलप करेंगे, सारे हॉस्पिटल डेवलप करेंगे, सब डेवलप करेंगे। लेकिन वो सारे के सारे आज इनके फेल हो गए। आज वही सरकारी कर्मचारी सारे लोग रात दिन काम कर रहे हैं, वो सब लोग नहीं काम कर पा रहे। तो इस चीज पे हमें विश्वास करना चाहिए था। हमारे लोगों में जिस तरह की कुंठा आएगी कि साहब हमारा पैसा भी सरकार काट रही है और हम लोग रात में मेहनत भी कर रहे हैं, ये चीज छोटी सी आई नहीं आनी चाहिए। बाकी जो करना था करते, बाद में हो जाता, डिसाइड हो जाता बाद में जाके कि भाई क्या होगा, 2 साल बाद डिसाइड हो जाता है कि भाई ये होगा। लेकिन फ्रीज करने की बात नहीं आनी चाहिए कि आपको देंगे ही नहीं। ये कहना चाहिए था कि भाई 2 साल में उसकी समीक्षा करेंगे और उसके बाद जो होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे बाद में बैठ के। यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी जी। आलोक अवस्थी जी, आप सुन रहे हैं हरकिशोर तिवारी जी को? मैं तिवारी जी को सुना। मैं अमिताभ जी कहना चाहूंगा इस पर, आप ये देखिए, सरकार ने खाली कर्मचारियों का पैसा काट लिया वैसी बात नहीं है। सरकार ने सभी विधायकों का 1/3 तनख्वाह पूरे साल भर की काटने की वो कर दिया है। जो उनको क्या कहते हैं, जो उनको संसदीय फंड मिलता था, हम किसी पूछने नहीं गए विधायक से या सांसद से। जिस समय देश को जरूरत पड़ेगी उस समय देश का रुपया देश को दिया जाएगा, उसके खर्चों में लगाया जाएगा। जिस समय हमारा देश फिर सामान्य स्थिति में आएगा, सारे जो भी जिसका जो जैसा था वैसा दिया जाएगा। और मैं तिवारी जी को ये कहना चाहता हूँ, तिवारी जी, ये इस समय आपातकाल है। आपातकाल में आपका महंगाई भत्ता जो आपको 1 अप्रैल 2020 से मिलने वाला था वो रोका गया है।
आपको जो पुराना जो 2019 का वेतन भत्ता वो आपको मिल रहा है, वो नहीं रोका गया है, ना ही आपका वेतन रोका गया है। तो अगर आपकी सुविधा में से कुछ थोड़ी सी कटौती हुई है, वो कटौती सभी लोग इस समय झेल रहे हैं। जिनका व्यापार नहीं चल रहा है वो इस समय कैसे अपना इंतजाम कर रहे होंगे? तिवारी काम जी, करते थे उनको नहीं काम कर आलोक पा रहे, वो अवस्थी कैसे का काम कर कहना रहे ये होंगे? है कि भाई विधायकों की तनख्वाह भी 1/3 काट ली गई, कम हो गई, सांसदों की तनख्वाह भी कम हो गई, मंत्रियों की तनख्वाह भी काटी गई। बिल्कुल सही बात है। उनको वेतन नहीं मिलता है। हम लोगों को तो हम लोगों के क्लास 3, क्लास 4, क्लास 1 के हिसाब से जीविकोपार्जन के लिए वेतन मिलता है हम लोगों को। उनके हिसाब से भत्ता नहीं मिलता है हम लोगों को। आपका वेतन भी नहीं काटा गया है मान्यवर तिवारी जी, मेरा ये कहना है किया सकता है। आपका वेतन तो आपको मिल रहा है, हम लोगों का 2019 तक का वेतन मिल रहा है आपको। व्यवस्था बनी है सबसे इसी के लिए मिल रहा है कि जीविकोपार्जन हम क्लास 3 को है और क्लास 3 के हिसाब से मिलता है, क्लास 4 को क्लास 4 के हिसाब से मिलता है। तो उनको जीविकोपार्जन के लिए भत्ता मिलता है, जो उनका परिवार उसका चलता है। हमारा कहना ये जी। तो ये इससे तुलना करना बिल्कुल गलत है कि हमने विधायकों का बंद कर दिया या 3 करोड़ रुपए हमने उनको देना बंद कर दिया। अरे भाई 3 करोड़ मत दीजिए, हमारा क्या अंतर पड़ रहा है? 3 करोड़ उनको बाद में मिल जाएगा, कहीं और व्यवस्था कर लेंगे। विधायकों को भी हम जानते हैं ठीक से वो कैसे व्यवस्था करते हैं, वो किसके लिए विधायक बनते हैं। हम क्लास 3, क्लास 4 के 90% है प्रदेश में, तो उनके लिए अगर इस तरह की बात होगी तो कहीं ना कहीं राजकिशोर जी, मुझे इस बात पर आपत्ति है जो अभी द्विवेदी जी कह रहे हैं कि वो अलग से क्या व्यवस्था कर लेंगे। क्या व्यवस्था कर लेंगे? जो उनका अपना, जो मान लीजिए कोई विधायक व्यापार भी करता है तो व्यापार बंद है उसका। अगर कोई तिवारी जी बताइए, अच्छा क्या व्यवस्था कर लेते हैं अलग से? खेती भी बंद है उसका, और कौन सी व्यवस्था हो जाती है तिवारी जी? अवस्थी जी जानना चाहते हैं अलग वाली व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। बहुत सारी विधायक लोग व्यवस्था करते हैं। विधायक इसलिए नहीं बनते, समाज सेवा के लिए नहीं बनते। तब उनको 500 रुपया मिला करता था, तब वो उस पर चला करते थे। ये एक तमाम सारी बसें वहाँ कभी बसों में चलते देखा विधायक आपने, जहाँ सीटें उनकी हैं। हरकिशोर जी आपको ये विषय नहीं एक मिनट आलोक भाई, एक बार रोकूंगा आपको, हरकिशोर जी आपको भी रोकूंगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। दिनेश जी, मैं देख रहा हूं इस बड़े निर्णय पर आपत्ति और असहमति कम है कर्मचारी संगठनों की, जितना मैं समझ पाया उन लोगों से बात करके। इस निर्णय की प्रक्रिया पर ज्यादा असहमति है। कर्मचारी संघों का मूल स्वर यह है, उनका मूल तर्क यह है कि इस निर्णय को लेने से पहले कर्मचारी संगठनों से भी बात कर लेनी चाहिए थी। जी देखिए, ये आपत्ति काल है और महामारी घोषित करने के बाद कोरोना को तमाम ऐसे निर्णय होते हैं जिनमें त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। कर्मचारियों का पूरा सहयोग सरकार के साथ में रहा है और मुझे जानकर इस बात की हम सबको खुशी भी है कि कर्मचारियों ने स्वतः से 1 दिन का वेतन देने का निर्णय अपने आप प्राथमिकता के आधार पर किया और सरकार को उन्होंने सहयोग दिया है। तो सरकार जो निर्णय ले रही है तो वो जानबूझकर नहीं ले रही है, वो राजस्व में हुई जो कमी है उसकी भरपाई के लिए और जो धन की उपलब्धता होनी चाहिए कोरोना का सामना करने के लिए, जंग को जीतने के लिए, उसके लिए जो तैयारी कर रहे हो हर क्षेत्र में, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे विधायक का हो, चाहे मंत्री का हो, चाहे अन्य तमाम महत्वपूर्ण मद रहे हों, उनमें कटौती करने के बाद इस प्रकार का अप्रिय निर्णय मैं इसको कहूंगा लेना पड़ा है कि क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम लोगों को उसका इलाज उपलब्ध कराएं, चिकित्सा के साधन मुहैया कराएं और इसमें जो राजस्व की जो हानि हो रही है उसको हम कम कैसे कर पाएं, ये हमारी प्राथमिकता है। हमारा कतई ये विचार नहीं रहा है कि किसी चीज से करके हम किसी प्रकार के कर्मचारियों को आहत करें या उन्हें कोई नुकसान पहुंचाएं। मैं इस संकट की घड़ी में यही अपील करूंगा कि कर्मचारियों का सहयोग पहले से रहा है और वर्तमान में भी उनके सहयोग की अपेक्षा हम सब क्योंकि दिनेश जी यही 16-17 लाख जो हमारे कर्मचारी हैं प्रदेश के विभिन्न विभागों के, यही सरकार के भी हाथ पैर हैं। सरकार तो निर्णय लेने वाली संस्था का नाम है, उसके क्रियान्वयन में तो यही लोग लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो 16-17 लाख लोग हैं। मैं यही मान रहा हूं कि ये कर्मचारी ही हमारी असली आवाज जो है वो हमारा कर्मचारी है। सरकार तो ऑर्डर निर्गत करती है कोई भी किसी भी विषय में, उसके क्रियान्वयन करने वाले तत्व यही सारे लोग हैं और हम जो एक प्रकार का ये परिवार है और इस परिवार में कोई निर्णय हम लेंगे तो परिवार के सदस्य के हितों का कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ तो
एक तरीके से विचलन उसमें होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये निर्णय लिया है, निश्चित रूप में कर्मचारियों के लिए थोड़ी सी कठिनाई वाला निर्णय है, लेकिन तिवारी जी जी हाँ, आपने सुना उनको, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को? हाँ, मैंने हाँ। तो मेरा कहना यही है कि वो भी सहमत हैं और आलोक जी भी सहमत हैं। तो इसमें यही होना चाहिए कि भाई जब ये कोरोना समाप्त हो जाएगा तक हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद इसकी समीक्षा हो जाएगी, बैठकर हम लोग बैठ के तय कर लेंगे कि कितना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि क्या महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। लेकिन फ्रीज करने वाला ऑर्डर जिससे वो होना चाहिए, करेक्शन होना चाहिए। नहीं भाई, खत्म कहां किया है? महंगाई भत्ता तो 2021 के लिए तक ही रोका है ना, खत्म तो नहीं किया। यहां तक का बिल्कुल खत्म कर दिया है, जो भविष्य में कभी नहीं मिलेगा। नहीं, कुछ और भत्ते ना? नहीं। हाँ। पूरा महंगाई भत्ता जो इस साल में 3 बार जो बढ़ता था महंगाई के हिसाब से, जो संस्कृतियों की रिपोर्टें हमारी हैं, वो तीन बार का महंगाई भत्ता इन्होंने बिल्कुल कर दिया है और कहा है कि इसके बाद हम जब अगला होगा 21 में जब होगा उसको देना शुरू करेंगे आपको। यहाँ 19 तक देंगे, उसके बाद 21 के बाद से शुरू करेंगे जी। यही दिक्कत है हमको। नहीं तो 19 तक मिल रहा है, 19 से फिर 20 और 21 जुलाई जो भी तारीख है वहां तक ही तो नहीं मिलेगा ना, उसके बाद तो मिलेगा ना हरकिशोर जी? वहां तक का बिल्कुल कभी नहीं देंगे, इनका कहना ये। अरे भाई वहीं तक का नहीं देंगे ना, आगे तो मिलेगा। आगे जो महंगाई होगी उसके हिसाब से देंगे। हाँ, आगे जो महंगाई होगी उसके हिसाब से देंगे। तो इसमें आपको बता दें कि एक 4th क्लास कर्मचारी का लगभग 20,000 रुपए का नुकसान हो रहा है और तृतीय कर्मचारी लगभग 1 लाख रुपए तक का नुकसान जा रहा है साल में ना? इन 1.5 साल में ना जी। अच्छा आलोक जी, ये बहुत क्या इसमें आलोक अवस्था की कुछ ऐसा वर्गीकरण हो सकता था कि जो बड़े श्रेणी के कर्मचारी हैं, जिनकी आय ज्यादा है, उन पर कुछ ज्यादा कटौतियां लागू होती हैं और जो कम आय वर्ग वाले हमारे कर्मचारी भाई हैं उन पर कुछ कम और हल्की कटौतियां लागू होती? अमिताभ जी, सरकार ने जो निर्णय लिया मुझे लगता है सोच समझ के लिया होगा। अगर हम कर्मचारियों में वर्गीकरण करेंगे और विभेद करके किसी को देंगे और किसी का काटेंगे तो ज्यादा विकट स्थिति उत्पन्न होती है। आज देख लीजिए, जब हमने सबका समान रूप से निर्णय लिया है, उस पर ही आपत्ति है, तो अगर हम इस पर भेदभाव कर देते तो कहीं ज्यादा विकट रूप स्वरूप इसका आता। मुझे लगता है कि परिस्थितियों के अनुसार सरकार ने निर्णय लिया है, जो सरकार के पास की पूंजी है उसके अनुसार ही वो खर्च भी कर रही है और आगे भी खर्च करेगी। और अभी क्योंकि रेवेन्यू कहीं से नहीं आ रहा है और किसानों के समय गेहूं की खरीद भी हम लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बराबर क्रय केंद्रों में किसानों का गेहूं खरीदा जा रहा है, जिससे कि पैसे का रोटेशन चलता रहे, किसानों के पास भी पैसा पहुंचता रहे और जो कि वो पैसा भी आखिर में बाजार में ही आएगा। तो इस समय हमें हर तरफ से स्वास्थ्य सेवा कैसे उचित हो, कैसे लोगों का भरण पोषण भत्ता उनको मिले, कैसे उनको खाने की सुविधा और उनके भोजन की व्यवस्था हो, कैसे फ्री में अनाज मिले और कैसे किसानों के घर पे उनके जो है उनकी फसल की खरीद हो, उन सब के लिए सरकार प्रबंध कर रही है। तो ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो कर्मचारी हमारे जो बंधु है उनका बहुत सहयोग रहा है, आगे भी सहयोग रहेगा। और हम हरकिशोर जी, सरकार का मूल, जैसे आपका एक मूल स्वर है वैसे सरकार के एक मूल स्वर है। ये विपरीत परिस्थिति है, अभूतपूर्व परिस्थिति है, अकल्पनीय परिस्थिति है, इसलिए इसमें अगर 1.5 साल महंगाई भत्ता नहीं मिले 1.5 साल का, तो उसको इस विशेष परिस्थिति के, इस महामारी के चलते संयम और सद्भाव के साथ लेना चाहिए। जहां तक पैसे की बात कर रहे हैं कि पैसा नहीं है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अभी हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था पुरानी पेंशन व्यवस्था के ऊपर। हाँ। हमारा न्यू पेंशन स्कीम का अरबों रुपया सरकार के पास जमा है, जो हमारी पूंजी का जमा हुआ है, जो हमारे वेतन से कट के जमा हुआ है, जिसकी अभी आवश्यकता नहीं हमको। जो आवश्यकता करीब 10-15 साल बाद हमारा आदमी रिटायर होगा, रिटायरमेंट, वो पैसा है इनके पास, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा पैसे की बात है तो पैसा हमारे पास, हमारा ही पैसा है, हम कहाँ ना कभी ले सकते हैं हमारा। तो पैसे की व्यवस्था हम लोग भी बता सकते हैं, इसीलिए कहा था जब दिक्कत हो जाए तो उनकी चीजें हम लोग भी अपनी बता सकते हैं कि हाँ भाई हमारी स्वीकृति है, उसमें से पैसा लिया सकता है। तो पैसे का मैनेजमेंट कहीं ना कहीं हो सकता है। ये परिवार के लिए जो चीज मिली हुई है उसका उपयोग तो होना चाहिए भाई, परिवार को तो मिलना चाहिए। मेरा मानना ये, चाहे बाद में मिले चाहे पहले मिले। जी आलोक जी, अच्छा एक मान लीजिए से मैं शुरुआत में कह रहा था, अगर ये वचन दे देते केंद्र भी और राज्य भी, कोई राज्य हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जो कोई राज्य हो चाहे केंद्र हो, कि ये 1.5 साल के लिए स्थगन है, जैसे ही देश या प्रदेश
कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, ये आपका उधार रहा। जिस दिन स्थिति ठीक हो जाएगी, जब आपने कहा बच्चे की गुल्लक तोड़ते में सहमत हुआ, लेकिन तब मैं ये भी बच्चे से कहता हूं कि बेटा अभी संकट है, तुम्हारी गुल्लक तोड़नी पड़ रही है, जिस दिन ठीक ठाक हो जाएगा उस दिन जितना गुल्लक में था वो और उससे ऊपर कुछ निछावर रख के दे दूंगा। साथ में ये भी बोलते हैं, ये बोल देते तो अभी गुड़ नहीं देना पड़ता, लेकिन गुड़ जैसी बात हो जाती। आलोक जी, इसमें क्या समस्या थी भाई? हाँ अमिताभ जी, एक तरीका ये हो सकता है जो आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रतीक्षा करनी चाहिए। जिसमें विपत्ति काल हो उसमें तत्काल पे जो निर्णय लेना पड़ता है वो लिया जाएगा। अभी ये भी नहीं पता हमको कि हम इस महामारी से कब मुक्त होंगे। जैसे कि मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से महामारी बढ़ रही है, अभी भारत लंबे समय तक इसका जो है अपदंश झेलना पड़ेगा। अभी हम पता नहीं कब निकल पाएंगे। आपको मालूम व्यापार बंद है, उद्योग बंद है, सारा आपका आयात निर्यात बंद है, आपका कहीं से भी रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है। तो आपके पास जो संसाधन उपलब्ध हैं आप उसी से खर्च कर रहे हैं। कितने दिन तक खर्च करना पड़ेगा अभी इसकी भी मियाद तय नहीं है। तो जो भी इस तरह के निर्णय हैं वो कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। आपको ना चाहते हुए भी कड़वी एंटीबायोटिक पीनी पड़ेगी। ये एक मजबूरी है और इसका मजबूरी का हम सबको सामना करना पड़ेगा। जो नौकरी पेशा है उनको एंटीबायोटिक दवा समझ के ले लीजिए। उनको करना पड़ेगा। आलोक अवस्थी कह रहे भाई इसको एंटीबायोटिक दवा समझ के ले लो। शरीर को रोग मुक्त करने के लिए ये एंटीबायोटिक जरूरी है। हरकिशोर जी? हाँ जी जी, एंटीबायोटिक दवा समझ ले, ठीक बात है। उसके बाद भी तमाम सारी दवाएं होती है, च्यवनप्राश भी होता है, वो सब दिया जाता है। आदमी की हेल्थ तो ठीक होनी चाहिए ना, उसको उसी हिसाब से लेना चाहिए। जैसा हम लोगों ने कहा कि उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार को यही निर्णय करना चाहिए कि इसकी समीक्षा करेंगे और आगे चल के हम अगर परिस्थितियां ठीक होंगी तब उसको विचार करके आपको देंगे इसको। इसमें कोई बुराई नहीं। बाकी पैसे की व्यवस्था मैंने बताई आपको, तमाम पैसा है जो दिया जा सकता है। हम लोगों का ही पैसा है जो हमारे वेतन से कटा हुआ इनके पास रखा हुआ है। एक कर्मचारी कल्याण निधि का भी हमको कोई एक बार बता रहे थे, एक श्रम मामलों के जानकार, वो कह रहे थे उसमें भी बहुत सारा पैसा है। बिल्कुल, वो एक ही वो जीपीएफ टाइप का पैसा है, वो कर्मचारियों का ये, जहाँ पे ये पेंशन पुरानी पेंशन नहीं मिलती, जो स्टेट एम्प्लॉयज नहीं है जी, जो स्टेट एम्प्लॉयज नहीं है उनके लिए होता है। बहुत बड़ा फंड होता है जिसमें भी बहुत पैसा रखा होता है हम लोगों का जी, वो भी ले सकते हैं। तो उसको इस्तेमाल करें। किसने मना किया है? हम लोग कोई मना थोड़ी कर रहा है। उसमें ब्याज कम कर दिया इन्होंने, अभी 7.5% अभी कल ही किया इन्होंने। हम भी उसको भी सहमत है, जो ये आज तक कभी नहीं कम हुआ। लेकिन चलिए, जो आपको ब्याज कम देना है वो दीजिए, आप उसको इस्तेमाल भी करिए। कहीं पे बहुत पैसा हमारा है इनके पास।